शुरुआत करते हैं। आज हम भारत की राजनीति को हिलाकर रख देने वाले एक ऐसे केस की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने एक बेहद ताकतवर परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं दिग्गज नेता प्रमोद महाजन की हत्या की। ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक परिवार के बिखरने की, उस गहरे सदमे से बाहर निकलने की, उनकी जद्दोजहद की और उन अनसुलझे सवालों की जो आज भी कहीं दफन हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के उस खौफनाक सुबह की टाइमलाइन और इस पूरी घटना की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अब जरा सोचिए, जब अपनों से ही धोखा मिले तो कैसा लगता है। इस घटना की असल गहराई को समझने के लिए हमें प्रमोद महाजन के उन आखिरी और बेहद दर्दनाक शब्दों को सुनना होगा, जब उन्हें गोलियां लगीं और उनके बहनोई गोपीनाथ मुंडे भागकर उनके पास पहुंचे तो दर्द से तड़पते हुए प्रमोद महाजन के मुंह से बस एक ही सवाल निकला, मैंने प्रवीण का क्या बिगाड़ा था। ये कोई आम राजनीतिक दुश्मनी नहीं थी यार, ये एक भाई का दूसरे भाई पर किया गया वार था। और उनका वो आखिरी सवाल वो आज भी हवा में तैर रहा है, जो इस पूरी त्रासदी के पीछे छिपे पारिवारिक दर्द को सीधे हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। अब यहाँ एक ऐसा विरोधाभास है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। प्रमोद महाजन के सफदरजंग रोड वाले सरकारी बंगले के दरवाजे पर एक मजेदार सी लाइन लिखी होती थी, दोस्तों का कभी भी स्वागत है, रिश्तेदार केवल अपॉइंटमेंट लेकर आएं। सुनने में तो ये किसी के चुटकीले अंदाजे जैसा लगता है ना, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, यही बात एक जानलेवा ट्रिगर बन गई। बताया जाता है कि 22 अप्रैल 2006 की उस मनहूस सुबह जब प्रवीण अपनी शिकायतें लेकर उनके पास पहुंचे तो बातचीत के आखिर में प्रमोद महाजन ने कथित तौर पर उनसे कह दिया था कि अगर कोई बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लेकर आओ। और बस इसी एक वाक्य के बाद गोलियों की गूंज ने सब कुछ हमेशा के लिए शांत कर दिया। तो आखिर उस सुबह हुआ क्या था? चलिए उस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। दिन था शनिवार 22 अप्रैल 2006। सुबह के करीब 7:30 बज रहे थे। प्रमोद महाजन मुंबई के वर्ली वाले अपने फ्लैट में आराम से अखबार पढ़ रहे थे। तभी अचानक डोरबेल बजती है। उनकी पत्नी रेखा दरवाज़ा खोलती हैं और सामने खड़े थे छोटे भाई प्रवीण, जीन्स और शर्ट पहने हुए, बिल्कुल आम दिन की तरह। वो अंदर आते हैं और दोनों भाइयों के बीच मुश्किल से 10 मिनट तक बात होती है। प्रवीण लगातार शिकायत कर रहे थे कि उनके बिजनेस में उन्हें मदद क्यों नहीं मिल रही। प्रमोद जी बस अपने अखबार में मगन थे। तभी अचानक से प्रवीण ने अपनी 32 बोर की पिस्तौल निकाली और एकदम करीब से, जिसे हम पॉइंट ब्लैंक रेंज कहते हैं, अपने ही बड़े भाई पर 3 गोलियां दाग दी। सोचिए जरा, अगर वो पिस्तौल जैम ना हुई होती तो शायद वो और भी गोलियां चलाते। और इसके बाद तो जैसे सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद प्रवीण वहां से भागने के बजाय सीधे वर्ली पुलिस स्टेशन गए। और पता है उन्होंने वहां क्या किया? बेहद ठंडे दिमाग से मराठी में कहा, मैं प्रवीण महाजन हूं, मैंने प्रमोद महाजन को गोली मार दी है। वहां खड़े पुलिस वाले भी पूरी तरह से सन्न रह गए। उधर दूसरी तरफ हिंदुजा अस्पताल में 12 दिनों तक एक अलग ही जंग चल रही थी, जहां प्रमोद महाजन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। पूरे देश में दुआएं मांगी जा रही थी, लेकिन अफसोस 3 मई 2006 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस सबके बाद कानूनी पहिया घूमा और दिसंबर 2007 में अदालत ने प्रवीण महाजन को उम्र कैद की सजा सुना दी। अब इस कहानी का एक बहुत ही अजीब पहलू सामने आता है। एक तरफ तो वो आम जनता थी जो इस हाई प्रोफाइल मर्डर की हर छोटी बड़ी गॉसिप जानने के लिए बेताब थी। आपको हैरानी होगी जानकर कि जब 2009 में प्रवीण की आत्मकथा माझा एल्बम पब्लिश हुई तो बिना किसी खास प्रचार के सिर्फ एक हफ्ते में उसकी 3000 से ज्यादा प्रतियां बिक गईं। लोग बस अंदर की बातें जानना चाहते थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ परिवार के पास अपनी पुरानी तस्वीरें और खत थे जो एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहते हैं। उन तस्वीरों में मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, खतों में नया फ्रिज खरीदने जैसी छोटी छोटी बातों पर बहन की बधाइयां हैं। ये देखकर सच में बहुत अजीब लगता है कि कैसे एक एकदम आम सा परिवार जो कभी नया फ्रिज आने की खुशियां मनाता था, वो रातों रात अखबारों की सबसे सनसनीखेज और खौफनाक सुर्खी बन गया। वैसे अदालत ने तो अपना फैसला सुना दिया था और साल 2010 में ब्रेन हैमरेज की वजह से प्रवीण महाजन की भी मृत्यु हो गई। लेकिन हम सबके मन में और शायद आपके मन में भी वो एक बड़ा सवाल अब भी घूम रहा है ना, आखिर असली मकसद था क्या? ऐसा क्या हुआ होगा कि एक सगे भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली? खून खराबे की वो असली वजह वो आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस मकसद को लेकर खुद महाजन परिवार के अंदर ही 2 बिल्कुल अलग अलग थियरीज हैं।
एक तरफ जीवित बचे भाई प्रकाश महाजन और अभियोजन पक्ष का साफ मानना है कि ये पूरी तरह से लालच, पैसों के लिए ब्लैकमेलिंग और बहुत ज्यादा जलन का मामला था। प्रकाश जी का तो दावा है कि प्रवीण कोई काम वाम नहीं करना चाहता था, बस उसे मुफ्त के पैसे चाहिए थे। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन ने हाल ही में एक बिल्कुल अलग ही दावा किया है। उनका मानना है कि यह सिर्फ कोई आम पारिवारिक झगड़ा या पैसों का लालच नहीं था। वो कहती हैं कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था, कोई गहरी राजनीतिक साजिश थी जिसे जानबूझकर पारिवारिक विवाद का मुखौटा पहना दिया गया। अब जरा इस साल पर गौर कीजिए, 2027। ये साल इस पूरे केस में एक टिक टिक करती हुई टाइम बॉम्ब की घड़ी की तरह है। आप सोच रहे होंगे कि इस साल में ऐसा क्या खास है। दरअसल अदालत में सुनवाई के दौरान प्रवीण महाजन ने अपनी सफाई में कुछ ऐसी बातें कही थीं जो इतनी ज्यादा सेंसिटिव थीं, इतनी विवादित थीं कि जज साहब ने मीडिया को उन्हें छापने से ही रोक दिया। उस बयान को पूरी तरह से इन कैमरा यानी गोपनीय रखकर सील कर दिया गया। लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई एक्ट के तहत 20 साल बाद उस जानकारी को पब्लिक किया जा सकता है। और वो 20 साल की मियाद, जी हां, 2027 में ही पूरी हो रही है। मतलब इसी साल वो रहस्यमयी सीलबंद लिफाफा कानूनी रूप से खुल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या परिवार खुद वो लिफाफा खुलवाना चाहता है? इस पर जीवित बचे भाई प्रकाश महाजन का जो जवाब था वो एक गहरे पारिवारिक दर्द को सामने लाता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो 2027 में असली वजह जानना चाहते हैं, तो उनका जवाब बिल्कुल सीधा था, बिल्कुल नहीं, मुझे इसमें कोई मतलब नजर नहीं आता। आइए इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। देखिए, ये बहुत साफ है, उनके लिए पुराने घावों को कुरेदने का अब कोई फायदा नहीं है। प्रमोद महाजन के बच्चों ने भी उस गुप्त बयान में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। उन सब ने एक ऐसा नुकसान झेला है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती, और अब उन्हें बस शांति चाहिए। वो इस भयानक सदमे से आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहीं पर आकर हम एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल पर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ हम और आप हैं, यानी जनता, जो 2027 में कानूनी रूप से उस सच को जानने का इंतजार कर रही है जो सालों से बंद कमरों में कैद है। और दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार है जो उस दर्दनाक सुबह की खौफनाक यादों को हमेशा के लिए मिटाना चाहता है, जो उस गहरे सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो क्या सच में पब्लिक का अपनी उत्सुकता शांत करने का अधिकार एक टूटे हुए परिवार के शांति से जीने और हील करने के अधिकार से बड़ा हो सकता है? इस सवाल का कोई सीधा सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन ये हमें सोचने पर जरूर मजबूर करता है कि एक चली हुई गोली कैसे सिर्फ एक इंसान की जान नहीं लेती, बल्कि एक पूरे परिवार के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। आज के इस गहरे विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।